सबसे पहले अभी तक की बड़ी खबरें। बिहार के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गयाजी में लगभग 12,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। कांग्रेस आरजेडी पर जमकर बरसे पीएम। कहा, लालटेन राज में अंधेरे में डूब गया था बिहार का भविष्य। एनडीए ने घर के साथ गरीब को दिया स्वाभिमान। गयाजी के बाद बिहार के बेगूसराय में गंगा नदी पर ओंटा सिमरिया पुल परियोजना का करेंगे प्रधानमंत्री उद्घाटन। पश्चिम बंगाल को देंगे 5,200 करोड़ रुपए की विकास की सौगात। भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच करेंगे रैली। दिल्ली एनसीआर में स्ट्रीट डॉग्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। वैक्सीनेशन और स्टरलाइजेशन के बाद कुत्तों को छोड़े वापस। कोर्ट ने सभी राज्यों को बनाया पक्षकार। बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई से पहले चुनाव आयोग ने दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट। कहा, ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर रहने वाले 65 लाख लोगों की सूची हुई सार्वजनिक। आधार कार्ड को भी दी गई मान्यता। और युद्ध खत्म करने के लिए सीज फायर वार्ता शुरू करेगा इजरायल। नेतन्याहू ने कहा, बंधकों की रिहाई भी होगी सुनिश्चित। और शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री के बिहार दौरे से जुड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गयाजी में लगभग 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। परियोजनाएं बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शहरी विकास और जल आपूर्ति जैसे क्षेत्रों से जुड़ी हैं। इसमें प्रमुख रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर 8.15 किलोमीटर लंबी ओंटा सिमरिया पुल परियोजना का उद्घाटन और बिहार में बिजली क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते हुए प्रधानमंत्री ने लगभग 6,880 करोड़ रुपए की लागत से बक्सर थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि लालटेन राज में बिहार अंधेरे में डूबा रहता था। गयाजी में बिजली के खंभे तक नहीं थे। गरीबों के सुख दुख ने उन्हें कोई लेना देना नहीं था। आप याद करिए, लालटेन राज में यहां कैसी दुर्दशा थी। लालटेन राज में एक क्षेत्र लाल आतंक से जकड़ा हुआ था। माओवादियों की वजह से शाम के बाद कहीं आना जाना मुश्किल था। गयाजी जैसे शहर लालटेन राज में अंधेरे में डूबे रहते थे। हजारों गांव ऐसे थे जहां बिजली के खंभे तक नहीं पहुंचे थे। लालटेन वालों ने पूरे बिहार के भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया था। न शिक्षा थी, न रोजगार था। बिहार की कितनी पीढ़ियों को इन लोगों ने बिहार से पलायन के लिए मजबूर कर दिया था। साथियों, बिहार के लोगों को आरजेडी और उनके साथी सिर्फ अपना वोट बैंक मानते हैं। उन्हें गरीब के सुख दुख, गरीब के मान सम्मान से कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री ने गयाजी और दिल्ली के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस और वैशाली और कोडरमा के बीच बौद्ध सर्किट ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने राजनीति में भ्रष्टाचार के खिलाफ जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सरकारें आजादी के बाद भ्रष्टाचार में डूबी रहीं, जबकि बीते 11 साल से एनडीए सरकार सत्ता में है, लेकिन भ्रष्टाचार का आरोप भी नहीं है। प्रधानमंत्री ने बताया कि जब सरकारी कर्मचारियों के लिए कानून है कि गिरफ्तारी के 50 दिन होने पर उन्हें बर्खास्त किया जाता है, तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के लिए क्यों नहीं? प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी सरकार एक कानून लेकर आ रही है, लेकिन कांग्रेस, राजद, लेफ्ट वाले इसका विरोध कर रहे हैं। साथियों, संविधान हर जनप्रतिनिधि से ईमानदारी और पारदर्शिता की उम्मीद करता है।
हम संविधान की मर्यादा को तार तार होते नहीं देख सकते। इसलिए एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कानून लाई है जिसके दायरे में देश का प्रधानमंत्री भी है। इस कानून में मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। जब ये कानून बन जाएगा तो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मंत्री, उसे गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर जमानत लेनी होगी और अगर जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन उसे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन साथियों, ये आरजेडी वाले, ये कांग्रेस वाले, ये लेफ्ट वाले इस कानून का विरोध कर रहे हैं। ये बहुत गुस्से में है और कौन नहीं जानता उनको किस बात का डर है। और कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मगध क्षेत्र में 16,000 से अधिक लोगों को घर प्रदान किए गए, जिसमें पीएम आवास ग्रामीण के अंतर्गत 12,000 लाभार्थियों और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 4,260 लाभार्थियों का गृह प्रवेश कराया गया। प्रधानमंत्री ने कुछ लाभार्थियों को घर की चाबियां भी सौंपी। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार में ही 31 लाख घर दिए गए हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जब तक हर जरूरतमंद को पक्का घर नहीं मिल जाता, ये अभियान जारी रहेगा। मेरा एक बड़ा संकल्प है, जब तक हर जरूरतमंद को पक्का घर नहीं मिल जाता, मोदी चैन से नहीं बैठेगा। इसी सोच के साथ पिछले 11 साल में 4 करोड़ से अधिक गरीबों को पक्के घर बनाकर दे दिए गए। और हमने सिर्फ घर यानी 4 दीवारें नहीं दी, बल्कि उन घरों के साथ गरीब को उसका स्वाभिमान दिया है। और जो लोग अब भी पीएम आवास योजना के लाभ से छूट गए हैं, मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि पीएम आवास का अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक हर गरीब को अपना पक्का घर नहीं मिल जाता। और गयाजी में विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारी भीड़ के बीच होकर गुजरे। उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। लोगों ने पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर हैं। गयाजी पहुंचे प्रधानमंत्री। मंच तक पहुंचते हुए इस सभा में मौजूद तमाम लोगों ने गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया। उस अभिवादन को स्वीकारते हुए प्रधानमंत्री ने
आभार व्यक्त किया। मौजूद लोगों का एक बड़ी संख्या में लोगों को इंतजार था प्रधानमंत्री के पहुंचने का, इस दौरे का, क्योंकि इस दौरे के साथ बिहार में कनेक्टिविटी से लेकर विकास के एक पूरे रोड मैप के साथ बिहार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के बीच पहुंचे हैं। मेरे साथ मिलकर जोर से भारत माता की जय पुकारेंगे। भारत माता की, भारत माता की। देशवासी यकीन मानिए, आज ये जय घोष, भारत माता का जयकार और मोदी जी की जयकार का उद्घोष दुनिया के हर कोने में इसी तरह से गूंज रहा है। पूरी दुनिया मानो आज भारतमय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गया जी से बिहार को 12,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। इन परियोजनाओं में जहां एक तरफ बिहार में कनेक्टिविटी और बेहतर होगी, इसी के साथ विकास की तमाम परियोजनाओं के तहत विकास की यात्रा में बिहार को शामिल करते हुए और विकास के कई मोर्चों पर प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद अहम है। प्रधानमंत्री ने गया जी से 12,000 से ज्यादा पीएम आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को एक तरह से गृह प्रवेश कराया। साथ ही साथ उन तमाम योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जो आने वाले समय में एनडीए सरकार के दौरान विकास की सूरत के साथ साथ बिहार के लोगों के लिए विकास और रोजगार के बड़े मौके मुहैया कराएगी। मैं सैनिक के स्वाभिमान में हूँ, तहजीब का रंग सुनहरा हूँ मैं। और सिर्फ बिहार के लिए ही नहीं, आज पश्चिम बंगाल के लिए भी आज का दिन ऐतिहासिक होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के बाद कोलकाता में होंगे, जहां वो 5,200 करोड़ रुपए से अधिक के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करेंगे। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और विकसित शहरी संपर्क के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को कोलकाता में मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान 13.61 किलोमीटर लंबे नवनिर्मित मेट्रो नेटवर्क का उद्घाटन किया जाएगा और इन मार्गों पर मेट्रो सेवाओं का शुभारंभ किया जाएगा। पीएम मोदी जेसोर रोड मेट्रो स्टेशन जाएंगे, जहां वो जेसोर रोड से नुआपाड़ा जय हिंद विमान बंदर मेट्रो सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो सियालदा एस्प्लेनेड मेट्रो सेवा और बेलेघाटा हेमंत मुखोपाध्याय मेट्रो सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। वेस्ट बंगाल का अर्बन से जो लोग आते हैं दे आर वेरी हेल्पफुल। हम लोग तो ठीक है, चलिए पर्सनल कन्वीनियंस ऑटो वगैरह में निकल जाते हैं, लेकिन वो लोग जो आते हैं उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट टाइम में ये लोग पहुंच जाएगा इधर से उधर। इधर से तो बस में जाना बहुत टाइम लगता है, अभी तो टाइम भी कम लगेगा। ये हम लोगों के लिए बहुत दिन का सपना है, और जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और भी होगा सामने, इसलिए हम मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद जनाता है। ये तो हम लोग का खूब शुभकामना है, मोदी जी आ रहे हैं, मेरा प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, तो हम लोग को लिए खूब सुख बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5200 करोड़ की सौगातें देने आ रहे हैं, जिसमें रोड कनेक्टिविटी से लेकर मेट्रो परियोजना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा सिटी ऑफ जॉय को और भी आनंदमय बनाने वाला है। क्षेत्र में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले 7.2 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले एलिवेटेड कोना एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे। ये हावड़ा, आसपास के ग्रामीण इलाकों और कोलकाता के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। तापस भट्टाचार्य और निशांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों के मामले पर डॉग लवर्स की बड़ी जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर अपने पिछले आदेश में संशोधन करते हुए नया अंतरिम फैसला सुनाया है। नए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पकड़े गए स्ट्रीट डॉग्स को वैक्सीनेशन और नसबंदी के बाद वापस उसी जगह छोड़ने का आदेश दिया है जहां से उनको पकड़ा गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि रेबीज और एग्रेसिव कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा।
साथ ही आवारा कुत्तों को पकड़ने में बाधा डाली तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातों को सख्ती से लागू करने का आदेश भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाना प्रतिबंधित है। ऐसा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्ट्रीट डॉग्स के लिए नगर निगम के अधिकारियों को भोजन के लिए समर्पित स्थान बनाने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश का दायरा बढ़ाकर कहा कि अब ये आदेश पूरे देश में लागू होगा। गौरतलब है कि जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस NV अंजारिया की 3 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 11 अगस्त का निर्देश फिलहाल स्थगित रखा जाएगा। उस आदेश में आवारा कुत्तों को आश्रय स्थल से छोड़े जाने पर रोक लगाई गई थी। और विकास इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, सुप्रीम कोर्ट ने अपने नए आदेश में जहां एक तरफ डॉग लवर्स की सुनी है तो दूसरी तरफ आम जन की जो बड़ी परेशानियां थी उनकी तरफ भी ध्यान दिया है, जिसमें कई सख्त निर्देश दिए हैं। बिल्कुल ऋतु, ये जो आज का आदेश है इसको आप काफी संतुलित आदेश मान सकते हैं, क्योंकि एक तरफ जहां जो दिक्कतें आ रही हैं लोगों को, खासतौर से जो कोर्ट ने सख्ती से कहा है कि आप स्ट्रीट डॉग्स को एक पर्टिकुलर एक खास जगह पर ही खाना दे सकते हैं, इसके लिए फीड पॉइंट बनाने होंगे नगर निगम को, और हर जगह आप इस तरह से कुत्तों को खाना नहीं खिला सकते, जिसको लेकर के आपने देखा है कि बहुत सारी शिकायतें, लड़ाई झगड़े तक आपको देखने मिले हैं सोसाइटीज में और कॉलोनीज में। इसको लेकर के कोर्ट ने सख्ती से कहा है कि चिन्हित जगहों पर ही स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाया जा सकता है। दूसरा, कोर्ट ने ये, क्योंकि एक बड़ी चिंता जो डॉग लवर्स हैं उनकी ये थी कि इतनी बड़ी तादाद में शेल्टर्स नहीं है और इसी वजह से इन जो पकड़े जाएंगे जो स्ट्रीट डॉग्स, इनको मार दिया जाएगा, ये एक बड़ी आशंका थी। तो ऐसे में कोर्ट ने जो पुरानी व्यवस्था है, कानूनन जो व्यवस्था है, तो वो यही है कि आप स्ट्रीट डॉग्स को पकड़ेंगे, उनको वैक्सीनेट करेंगे, उनको स्टरलाइज करेंगे और उसके बाद उनको वापस उसी कम्युनिटी में भेज दिया जाएगा जहां से उनको उठाया गया था। तो उसी व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि वही नगर निगम को अपनानी चाहिए। कुत्तों को ले जाएं, वैक्सीनेशन कराएं, स्टरलाइजेशन कराएं और वापस उन्हीं जगहों पे छोड़ दें। हालांकि रेबीज के जो मामले हैं उनमें कुत्तों को वापस न छोड़ा जाए, और जहां आक्रामक कुत्तों व्यवहार रहा है कुत्तों का, जहां पे डॉग बाइट्स के मामले आते हैं, ऐसे कुत्तों को भी वापस आप उस कम्युनिटी में, उस सोसाइटी में ना छोड़ें। इसके अलावा बाकी सभी स्ट्रीट डॉग्स को आपको वैक्सीनेशन के बाद वापस उन्हें उन्हीं की मूल स्थान पर छोड़ना होगा। तो ये एक डॉग लवर्स के लिए एक राहत की बात है। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो म्यूनिसिपैलिटी इस तरह का काम करेगी उनके काम में कोई बाधा ना डाले, क्योंकि आमतौर पर ये देखा गया है कि डॉग लवर्स या इससे जुड़े हुए NGOs म्यूनिसिपैलिटी वाले लोगों को ऐसे स्ट्रीट डॉग्स को हटाने ही नहीं देते, उनको वहां से उठाने ही नहीं देते। तो इसको लेकर के कोर्ट ने कहा है कि जो सरकारी काम में बाधा डालने का जो मामला होता है, जो कानूनन प्रक्रिया है, वही लागू होगी। अगर किसी ने नगर निगम के कामकाज में बाधा डालने की कोशिश की तो एक बेहद संतुलित आदेश कोर्ट का है। और उसके अलावा उन्होंने इसकी अप्रोच जो थी कि केवल दिल्ली NCR नहीं, ये एक देशव्यापी समस्या है, बाकी राज्यों को भी पार्टी बना लिया है, उन सबको नोटिस जारी करके अपना जवाब देने के लिए कहा गया। तो सभी यूनियन टेरिटरीज और राज्यों में भी ऐसी ही व्यवस्था आने वाले दिनों में देखी जाएगी। कोर्ट ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। जी विकास, क्या दोनों पक्ष इससे संतुष्ट दिखाई दिए? क्योंकि जो लोग एक तरह से डॉग लवर्स हैं उनका ये तर्क होता था कि ना तो निगम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहा है और इस तरह के जो आवारा जानवर हैं या जो कुत्ते हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, उनको खाने के लिए कोई जगह नहीं है। तर्क उनका ये था, उनका एक तरह से कुत्तों की सेवा करने का जो तर्क था, क्या अब इस फैसले से संतुष्ट हैं? बिल्कुल, जो इस मामले में बदलाव के लिए लोग आए थे उनसे जब बात की गई, उन्होंने जब इस आदेश पर अपनी प्रतिक्रिया दी तो वो इन बातों से सहमत दिखे कोर्ट की कि वैक्सीनेशन और नसबंदी के बाद ऐसे स्ट्रीट डॉग्स को वापस छोड़ दिया जाए कम्युनिटी में। और जो बातें कोर्ट ने अभी खासतौर से ऐसे ही लोगों को चेतावनी के लिए कही है कि आप हर जगह फीड नहीं करा सकते स्ट्रीट डॉग्स को, उसके लिए म्यूनिसिपैलिटी जो जगह चिन्हित करेगी वहीं पर आपको स्ट्रीट डॉग्स को खाना वगैरह देना होगा। तो ये अभी दोनों पक्ष इससे सहमत दिखे हैं यहाँ पर इस कोर्ट की इस अप्रोच से। दूसरी बात, यहाँ पर जो हम पूरा जो व्यवस्था जब कोर्ट की देखें तो वो कहीं ना कहीं नगर निगम को एक बार याद दिलाया है कोर्ट ने कि जो मौजूदा नियम है उसके मुताबिक ऐसा उनको पहले से ही करते रहना चाहिए था। लेकिन दो वजह हैं, कई जगह पर उनकी उदासीनता की वजह से म्यूनिसिपैलिटी की, और कई जगह पर डॉग लवर्स उनको काम नहीं करने देते। तो इन दोनों ही फैक्टर्स की वजह से ये जो व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट को कहनी पड़ी अपने आदेश में, ये पहले से थी जो कि लागू नहीं की जा रही थी।
अब सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि प्रोटेक्शन दिया है म्यूनिसिपैलिटीज को कि उनके कामकाज में कोई बाधा नहीं डालेगा, और दूसरी तरफ उनको जिम्मेदारी भी दी है कि वो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम तेजी से करें, तो उम्मीद यह है कि आने वाले दिनों में इस तरह के टकराव भी बंद होंगे जो डॉग लवर्स और स्ट्रीट डॉग से जो लोग आतंकित रहते हैं उनके बीच देखने को मिलता है, और जो आबादी बेतहाशा बढ़ी है स्ट्रीट डॉग्स की, उस पर भी काबू पाया जाएगा। क्योंकि जब सुनवाई चल रही थी तो दिल्ली के एक इलाके का जिक्र भी किया गया था कि वहां पर नगर निगम ने बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए आबादी 100% से घटकर स्ट्रीट डॉग्स की वहां पर 60% दर्ज की गई निजामुद्दीन ईस्ट में। तो अगर नगर निगम इन सारी चीजों को लागू करेगा तो आने वाले कुछ एक सालों में ये समस्या खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। जी, आवारा कुत्तों के रखरखाव के लिए नगर निगम को भी एक तरह से कई सलाह दी है सुप्रीम कोर्ट ने, और कुछ अपने निर्देश में ये जारी करा है कि उनकी जिम्मेदारी क्या है। साथ ही साथ डॉग लवर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, ये अंतरिम आदेश एक संतुष्टि लेके आया है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास पूरी जानकारी के लिए। मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस। और उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम, शी इज माई क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। इसमें है फौलादी ताकत, ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, ग्रुप कैप्टन पुण्यश्लोक बिस्वाल, इसरो के अध्यक्ष एवं अंतरिक्ष विभाग के सचिव डॉक्टर वी नारायणन और मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र के निदेशक दिनेश कुमार सिंह भी मौजूद रहे। मुलाकात के दौरान ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने राष्ट्रपति के साथ अंतरिक्ष में अपने अनुभव साझा किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूरी टीम को भविष्य के प्रयासों, विशेषकर गगनयान मिशन के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के शताब्दी समारोह के अवसर पर आयोजित होने वाला वार्षिक विजयदशमी उत्सव 2 अक्टूबर नागपुर में आयोजित किया जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर रामनाथ कोविंद को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है, जबकि संघ के सरसंचालक डॉक्टर मोहन भागवत मुख्य भाषण देंगे। ये आयोजन संघ शताब्दी वर्ष की शुरुआत का प्रमुख कार्यक्रम होगा। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने एनडीए सांसदों के साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के आवास पर बैठक की। बैठक में भाजपा सांसद कंगना रनौत, रेखा शर्मा, किरण चौधरी और कमलजीत सहरावत समेत तमाम बड़े नेता शामिल हुए। इस दौरान भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा कि राधाकृष्णन ने जमीन से जुड़े कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। वो हमेशा पार्टी और देश के लिए समर्पित रहे हैं। लोकसभा के सांसद के रूप में, गवर्नर के रूप में और एक जमीनी स्तर से जुड़े हुए कार्यकर्ता के रूप में एक बहुत लंबा कैरियर अभी हमारे होने वाले उपराष्ट्रपति जी, बल्कि मैं तो कहूंगी कि हो चुके उपराष्ट्रपति जी का है। और जमीन से जुड़कर जो इन्होंने काम किया है और लगातार पार्टी के लिए समर्पित रहे हैं, देश के लिए समर्पित रहे हैं, तो ये बहुत स्वागत योग्य है कि उनको आज हम उपराष्ट्रपति के रूप में, प्रत्याशी के रूप में मिलने आए हैं और वो बहुत जल्दी भारत के उपराष्ट्रपति बनेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संयुक्त राष्ट्र की महिला सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। रक्षा मंत्री ने कहा कि आज दुनिया के 15 देशों की भागीदारी संयुक्त राष्ट्र की एकता और सहयोग की भावना को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि यूएन ने शांति अभियानों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए हैं। उनकी उपस्थिति यौन हिंसा को रोकने, मानवीय सहायता तक पहुंच में सुधार और लैंगिक समानता को दूर करने में मददगार साबित हुई है, को बढ़ाने में मददगार साबित हुई है। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। वाह यार, क्या सही हो आप। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है
तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। इसमें है फौलादी ताकत, ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। और आइए एक बार फिर बात करते हैं प्रधानमंत्री के बिहार और पश्चिम बंगाल दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गयाजी में लगभग 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है, जिसमें प्रमुख रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर 8.15 किलोमीटर लंबी ओंटा सिमरिया पुल परियोजना का उद्घाटन भी शामिल है। ओंटा सिमरिया पुल मोकामा और बेगूसराय को सीधे जोड़ेगा, जिससे उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन आसान हो जाएगा। चलिए आपको बताते हैं कि इस पुल की विशेषता और बताते हैं कि कैसे ये पुल बिहार के विकास में मील का पत्थर बनने जा रहा है। NH 31 पर 8.15 किलोमीटर लंबी है ओंटा सिमरिया पुल परियोजना। NH 31 पर 8.15 किलोमीटर लंबी है ओंटा सिमरिया पुल परियोजना और ये गंगा पर 1.86 किलोमीटर लंबा 6 लेन का नया पुल तैयार किया गया है। 1817 करोड़ की लागत से ये भव्य पुल का निर्माण किया गया है। नया पुल राजेंद्र सेतु, जो कि कई दशकों पुराना है, ये उसका विकल्प है, उसी के समयांतर बनाया गया है। मोकामा बेगूसराय के बीच ये सीधा संपर्क स्थापित करेगा। बिहार में कनेक्टिविटी के लिहाज से मील का पत्थर के तौर पर है। उत्तर और दक्षिण बिहार का सफर आसान करेगा ये नया पुल। उत्तर बिहार में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। भारी वाहनों के लिए बनेगा सीधा संपर्क, क्योंकि पुराना राजेंद्र सेतु मरम्मत और पुराने होने के कारण भारी वाहनों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। भारी वाहनों की दूरी तकरीबन 100 किलोमीटर तक घटेगी। औद्योगिक क्षेत्रों को एक बड़ा लाभ होगा। झारखंड से कच्चे माल की निर्भरता घटेगी और इस नए पुल के निर्माण के बाद से कच्चे माल की आवाजाही में आसानी होगी। पुल से स्थानीय व्यापार को बड़ी रफ्तार मिलेगी। ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को राहत मिलेगी। सिमरिया धाम तक अब लोगों की पहुंच आसान होगी। सिमरिया दिनकर की जन्मभूमि सिमरिया से अब लोगों का जुड़ाव बेहतर होगा, आवाजाही बेहतर होगी। नया पुल बिहार के आर्थिक विकास के लिए एक बड़ी सौगात होगा। हमारे साथ राजेश राज जुड़ गए हैं। राजेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर हैं। कई मोर्चों पर विकास की तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन किया गया, लेकिन ये पुल, जो नया पुल है राजेंद्र सेतु, पुराना पुल, बड़े वाहनों की आवाजाही नहीं, किस तरह से कनेक्टिविटी, व्यापार, विकास, रोजगार, हर लिहाज से, मतलब जनता के लिए एक सुविधाजनक आवाजाही को भी सुनिश्चित करने के लिहाज से इस पुल का एक लंबे समय से इंतजार था, वो इंतजार आज पूरा होने जा रहा है। बिल्कुल ऋतु, आपने सही कहा। पिछले एक दशक से राजेंद्र सेतु जो सिमरिया है वो 1959 में बनकर तैयार हुआ था, जब देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। लेकिन उसके बाद तकरीबन 50 साल के बाद अगर हम कहें तो पुल की स्थिति जर्जर हो चली थी और उस वक्त जो है जर्जर होने के बाद तकरीबन 10 साल से बड़े वाहनों का परिचालन बंद हो चला था। और हम जानते हैं कि यहाँ से 2 घंटे 3 घंटे की दूरी पर बाबा भोलेनाथ की नगरी देवघर भी है, जहां से सिमरिया धाम से जहां मैं खड़ा हूं, सिमरिया से लोग जल जो है वो उठाते हैं और बाबा भोलेनाथ पर जाकर चढ़ाते हैं।
और ऐसी स्थिति में लोगों के लिए देवघर की यात्रा बहुत कष्टकारक हो गई थी। 5-7 घंटे की यात्रा करनी पड़ती थी। सिमरिया ब्रिज पर आकर हम लोग खुद जो है वो फंसते थे और पटना जाने में 6-7 घंटे लगते थे। लेकिन अब अगर बात करें तो बेगूसराय से पटना जाने में सिर्फ 2 घंटे लग रहे हैं। और जहां मैं खड़ा हूं, ये सिमरिया राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जन्मभूमि है। यहां से 1.5 घंटे में आप पटना एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एक बड़ा युगांतकारी परिवर्तन जो है वो बिहार में देखने को मिल रहा है। बगल में गंगा नदी पर जो है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह सेतु का निर्माण हो चुका है। सिमरिया ब्रिज का जो निर्माण है वो सिमरिया ब्रिज के निर्माण के साथ ही कहीं ना कहीं एक बड़ा कहीं ना कहीं जो परिवर्तन है वो कहीं ना कहीं चल रहा है। और ऐसे में लाइव चल रहा है। मैडम आप क्या कर रहे हैं? लाइव सेक्शन मिलेगा उसको करना पड़ेगा। जी राजेश, हम जानते हैं आप इस समय सिमरिया में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री इस स्थान पर थोड़ी ही देर में और पहुंचने वाले हैं। और सिमरिया पुल जो है, ये पुल किस तरह से बिहार के लोगों के लिए एक नई विकास की शुरुआत करने जा रहा है, जहां एक तरफ कनेक्टिविटी बेहतर होगी, सिमटती दूरियों के साथ एकजुट होता बिहार इस पुल के साथ दिखाई देगा। ये महज सिर्फ पुल नहीं है, बल्कि बिहार की पूरी उस आर्थिक यात्रा में बदलाव का एक बड़ा एक माइलस्टोन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जिन बातों को रखा उसमें उन्होंने कहा कि हर गरीब को पक्का घर देने के बाद ही मैं चैन से बैठूंगा। प्रधानमंत्री ने गया जी के मंच से इन बातों को रखा जनता के बीच में। रामकृपाल सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही बेगूसराय से हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे। रामकृपाल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। एक लिहाज से आज विकास की परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन किया। बेहद अहम पुल का एक तरह से उद्घाटन होने जा रहा है अब से थोड़ी ही देर में, जिसका बिहार वासियों को लंबे समय से इंतजार था। लेकिन इस मंच से प्रधानमंत्री ने विपक्ष को कई बड़े संदेश दिए हैं। भ्रष्टाचार अभी तक आरोप प्रत्यारोप का एक बड़ा मुद्दा होता था और चुनाव में उससे भी बड़ा मुद्दा बन जाता था। लेकिन जब आज गया जी के मंच से प्रधानमंत्री ने उस कानून का जिक्र किया और कहा कि आने वाले समय में सरकार भ्रष्टाचार को लेकर इतना सख्त है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रियों को भी अब उस दायरे से बाहर नहीं रखा जाएगा कि अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तो फिर उन्हें इस्तीफा देना होगा, गद्दी छोड़नी होगी। ऋतु जी, देखिए, विकास की जो परियोजनाएं हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बिहार में इतने दिनों में हुआ है और आगे जो जिसका उन्होंने कुछ का शिलान्यास किया है और कुछ का उद्घाटन किया है, उसके अलावा वो तो बातें अपनी जगह पे हैं। आज बिहार से उन्होंने सिर्फ आपने कहा विपक्ष के लिए ही नहीं, उन्होंने पूरे देश में 2 नैरेटिव बिल्कुल सकारात्मक भेजा है और आह्वान किया है देश की जनता का। पहला, उन्होंने कहा कि जो मैं कह के आया था कि करप्शन किसी कीमत पर नहीं चलने दूंगा, वो जो कल परसों लोकसभा में जो बिल पेश किया गया था उस पर उन्होंने देश का एक तरह से आह्वान किया है कि मैं करप्शन की ये लड़ाई है और इस लड़ाई में देश की जनता हमारे साथ आए, एक तरह से आह्वान है। दूसरा, उन्होंने बिहार को लक्ष्य करके जो कहा है वो भी पूरे राष्ट्र के लिए है कि घुसपैठियों को अब पहचान करके बाहर किया जाएगा। तो 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। उन्होंने कहा है कि जैसे डेमोग्राफी, ये जो मिशन बनाया जो शुरू होने जा रहा है वो, और करप्शन पर जेल से रह करके, अगर जनता जेल से रह करके अपना काम नहीं कर सकती तो इस देश का कोई प्रतिनिधि, कोई मंत्री, कोई अपना काम नहीं कर सकता है। ये 2 ऐसे मुद्दे हैं, मैं समझता हूं कि जो आगे चल करके सिर्फ 29 ही नहीं, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं और इस मुद्दों पर आर पार की लड़ाई लड़ने का प्रधानमंत्री जी ने आज घोषणा कर दी। जी रामकृपाल जी, राजेश हमारे साथ मौजूद है। राजेश, इस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जहां एक तरफ बिहार में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी लगातार SIR को लेकर आक्रामक हो रहे हैं, तो उस आक्रामकता को एक तरह से और तेजी से पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेमोग्राफी मिशन की बात कर दी। तो यानी कि जी राजेश,
बिल्कुल ऋतु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से गया के सभा में बिहार के विकास की एक पटकथा लिखी और उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से राज्य सरकार की जहां प्रशंसा की, वहीं पर जो विपक्ष के यहाँ पर लोग हैं उनके खिलाफ उन्होंने जोरदार हमला भी बोला। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से विकास की बात करते रहे हैं, वो हमेशा विकास के एजेंडे पर काम करते रहे हैं, लिहाजा उन लोगों के लिए भी एक कड़ा जवाब है ऋतु, जो लोग हमेशा ये कहा करते थे कि प्रधानमंत्री घोषणाएं करते हैं अमलीजामा नहीं पहनाते। बिहार के लिए विशेष पैकेज की जो लोग मांग करते थे उनके लिए भी एक करारा जवाब है। यह जो सिमरिया ब्रिज का अनावरण अब से बस कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं, यह सिमरिया ब्रिज भी बिहार के विशेष पैकेज का ही हिस्सा है। यहाँ पर तमाम जो बड़े जो यहाँ के नेता हैं, चाहे वो गिरिराज सिंह हो या संजय सरावगी जो बिहार सरकार के सूत्री प्रभारी मंत्री हैं, विशेष पैकेज का हिस्सा है जो ऐलान किया था, तो ऐलान का हिस्सा है। तो इस तरह से कनेक्टिविटी के मोर्चे पर जहां आपने देखा होगा जी राजेश, रामकृपाल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। रामकृपाल जी, प्रधानमंत्री ने इस मंच से जहां एक तरफ अभी तक 10 साल में किस तरह से केंद्र की सरकार बिहार तक विकास की उस यात्रा को और मजबूत करती हुई तमाम परियोजनाओं के साथ पहुंची है, इसी के साथ आने वाले समय में एनडीए सरकार का क्या खाका पूरा रहेगा, क्या रोड मैप है विकास को लेकर, वो भी रखा, तो मौजूदा उन तमाम मुद्दों को भी रखा जिसे लेकर विपक्ष चुनाव की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और चुनावी मुद्दा बनाने की एक पूरी कोशिश में है। देखिए ऋतु जी, इसी बिहार से प्रधानमंत्री जी ने कहा था ऑपरेशन सिंदूर, और वो पूरा हुआ। अभी ऑपरेशन सिंदूर चालू है, लेकिन जो लक्ष्य था, उन्होंने जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ एक लड़ाई पड़ोसी से लड़ने की घोषणा की थी, वो पूरा हुआ। आज प्रधानमंत्री जी ने वो बातें कही हैं जिसको लेकर के पूरा विपक्ष, पूरी संसद का ये जो सत्र था बर्बाद किया। 2 इशू थे, SIR और आखिर में जाते जाते ये रहा कि जेल से कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या विधायक जेल से भी रह के सरकार चला सकता है। आज उन्होंने इन दोनों मुद्दों पर लड़ाई लड़ने का एक आह्वान कर दिया है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये कोई राज्य लेवल का नहीं है, ये आने वाले समय में बहुत बड़ा मुद्दा है। ये जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन यहीं से शुरू किया था और कहा था कि तुम प्रतिनिधि ना रहे हमारे, राइट टू रिकॉल की बात उन्होंने की थी। और वही आज अगर मोदी जी कह रहे हैं कि भाई कोई आदमी जेल में जाकर के आरोप तो छोड़िए, और वो भी कह रहे हैं 30 दिन तक जो जेल में रह लेगा, कम से कम उसके बाद नैतिकता कहती है कि वो अपने पद से इस्तीफा दे। ये एक इतना बड़ा मुद्दा मोदी जी ने जनता के बीच में डाल दिया है। मैं हमेशा कहता हूँ, एक बड़ी लकीर जो मोदी जी कहते थे कि किसी की लकीर को मिटाओ मत, अपनी लकीर बड़ी कर दो। आज मोदी जी ने एक बड़ी लकीर खींची है इस देश के सामने। देखे कौन समर्थन में आता है और कौन इसका विरोध करता है। जी रामकृपाल जी, लेकिन भारतीय राजनीति में कई ऐसे बड़े मुद्दे रहे जिनको लेकर अगर लीक से हटकर किसी निर्णय की तरफ अगर सरकारें आगे बढ़ती हैं और अगर नेता आगे बढ़ते हैं तो उसका कुछ खामियाजा भी उठाना पड़ा है। अगर हम बिहार हरियाणा की बात करें तो शराबबंदी के उस दौर को आप जानते हैं जिसने सरकार को गिरा दिया था। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे समय एक तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त उन तमाम नेताओं की बात कर रहे हैं और भ्रष्टाचार पर एक बड़ी लकीर खींचने की बात कर रहे हैं। तो ये कितनी जोखिम भरी भी हो सकती है, या ये जोखिम उठाते हुए दूरगामी देश की पूरी उस राजनीति को क्या और साफ स्वच्छ बनाने की सोच के साथ प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल ऋतु जी, देखिए कि जो सार्वजनिक जीवन में है उसके सामने हमेशा जोखिम रहता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही है जो शुरू से इस बात पर अडिग है कि हमारे लिए राष्ट्र ऊपर है, राजनीति नीचे है, और जो भी हो। लेकिन अतीत के जो उदाहरण रहे हैं, मैं बताऊं, जयप्रकाश नारायण जी का जो था कि तरुण संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। जयप्रकाश नारायण जी को सफलता मिली, मैं उनकी व्यक्तिगत सफलता नहीं, लेकिन उस समय मिली। अन्ना हजारे ने जो यहाँ पे दिल्ली में किया था, क्या था
अन्ना हजारे का तो ये था कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ये सब लोग उसके दायरे में आए, जांच हो इनकी। आज वही बात मोदी जी कह रहे हैं। तो अन्ना हजारे का आंदोलन का भी असर रहा और जेपी मूवमेंट का भी रहा। एक बात समझ लीजिए, जनता कभी ये नहीं चाहती कि उसका जो एक आम नागरिक का जो हक है उससे ज्यादा किसी का हक जो उसका प्रतिनिधि है उसको दिया जाए, ये जनता बर्दाश्त नहीं करती। और अगर एक कर्मचारी कोई हो, जरा पकड़ लिया जाता है, वो सस्पेंड हो जाता है। सस्पेंशन इज नॉट पनिशमेंट इन द आई ऑफ लॉ, लेकिन वो सस्पेंड हो जाता है। और जिस तरह का मोदी जी ने जो जिक्र किया पिछली बार, अभी कुछ दिन में पहले ही, जिस तरह से जेल से सरकार चलाने का, दस्तखत करने का जो कांड हुआ है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद टिप्पणी की थी कि भाई हमारे पास इसमें संविधान में कहीं कुछ लिखा नहीं है। वो जब उसकी कोशिश कर रहे हैं तो ये देश में हंगामा हो रहा है। तो दोनों मुद्दों में प्रधानमंत्री जी जनमत की बात कर रहे हैं। एक तरह से घुसपैठिए पर आप जनमत करा लीजिए, कोई भी नहीं कहेगा घुसपैठिया रहना चाहिए। शरणार्थी हो सकता है लेकिन घुसपैठिया नहीं। आप शरण मांगे हैं, शरण दे सकता है देश किसी को भी, घुसपैठिया नहीं। और दूसरा कि जनता अगर जब तक जमानत नहीं मिलेगी कोई बाहर नहीं आ सकता, जनता अपना काम नहीं कर सकती, किसान अपने खेत में नहीं खेती नहीं कर सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री, कोई मंत्री, प्रधानमंत्री जो भी हो, वो जेल से रहकर इस देश को चलाएगा। मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा नारा आज प्रधानमंत्री जी ने, ये दोनों नारे जो उन्होंने दिए हैं, हालांकि 15 अगस्त को उसका जिक्र किया था उन्होंने डेमोग्राफिक चेंज का, लेकिन आज फिर से उन्होंने डेमोग्राफी यानी एसआईआर की जो ये लोग विरोध करते उसकी हवा निकाल दी है। और दूसरा फिर वही जेपी और अन्ना हजारे की तरह वो कह रहे हैं कि मैं इस करप्शन पर लड़ूंगा, चाहे मेरी सत्ता रहे या चाहे जाए। जी रामकृपाल जी, आप जिक्र कर रहे हैं दोनों ही ऐसे मुद्दों का जो आने वाले चुनाव में विपक्ष भी उसे एक बड़ा मुद्दा बना रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गया जी की रैली से ये जरूर सिद्ध करने की कोशिश की है कि ये महज चुनावी मुद्दा नहीं है। चाहे डेमोग्राफी मिशन की अगर हम बात करें या भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े कानून की, डेमोग्राफी मिशन की अगर हम बात करें रामकृपाल जी, तो घुसपैठियों का एक मसला, इतना बड़ा मसला झारखंड के चुनाव में भी देखा गया। हालांकि विपक्ष हमला कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये महज चुनावी मुद्दा है और उसके नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिए उलट भी आए हैं। तो ऐसे में क्या आप बिहार चुनाव में अगर घुसपैठियों का मसला एक बड़ा मुद्दा बनता है तो उसे आप दोनों के लिए, सत्ता पक्ष विपक्ष के लिए, किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं इसको इस रूप में, पहले तो सबसे इस रूप में देखता हूं कि ये, मैं प्रोड्यूसर से कहूंगी जरा सा रामकृपाल जी की आवाज थोड़ी तेज कर दें। हेलो, मैं ये कह रहा हूं कि पूरे राष्ट्र के हितों के लिए ये दो मुद्दे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और मैं ये कहूंगा कि वोट की राजनीति के लिए जो विपक्ष उल्टी गंगा बहा रहा था, आज मोदी जी ने दोनों मुद्दे उनसे छीन लिए हैं। ऋतु जी, आज विपक्ष में वे तमाम लोग हैं जो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से पैदा हुए थे, जिन्होंने लिखा था ये सब अपना चलने देंगे, हमने कस्में खाई हैं, यानी करप्शन के खिलाफ जो ये बातें कर रहे थे। और जो लोग कह रहे थे कि राइट टू रिकॉल, यानी हम आपने विश्वास खो दिया है, इस्तीफा दीजिए, आज वही लोग कह रहे हैं कि जेल जाकर के भी आदमी अपना काम कर सकता है। कल को जब ये डिबेट बढ़ेगी, पूरे देश में ये डिबेट आएगी, तब मैं कोई फैसला नहीं दे रहा हूं, अपना अनुभव बता रहा हूं। जिस तरह से जयप्रकाश नारायण मूवमेंट जीता, बाद में कुछ भी हुआ हो, जिस तरह से अन्ना हजारे मूवमेंट का एक असर पड़ा, और वही लोग जो अन्ना हजारे के आंदोलन से निकले, जो कह रहे थे कि सिर्फ आरोप लगने पर इस्तीफा देना चाहिए, अगर वो तमाम लोग आज कह रहे हैं नहीं, जेल जाकर के भी हम इस्तीफा नहीं देंगे, तो आप तय कर सकती हैं कि ये किसने मुद्दा। मोदी जी ने जो दो बड़े इशू दिए हैं, मैं कह रहा हूं कि 14 साल में शायद ये सबसे बड़े राष्ट्रीय हितों के दो मुद्दे इस मामले में हैं।
जी रामकृपाल जी, विकास के मोर्चे पे भी अगर हम बात करें तो बिहार की जनता एक लंबे समय से विकास के कई मोर्चों पर एक बड़े बदलाव का इंतजार कर रही है। आज सिमरिया पुल एक उनमें से एक उदाहरण है, लेकिन अगर आप विकास की कई परियोजनाएं पिछले 10 साल में देखें तो आप बिहार को कितना बदला हुआ देखते हैं? ऋतु जी, मैं बिहार को बहुत नजदीक से, मेरा बहुत अनुभव रहा है। मैं उस दौर में होता था जब गोरखपुर से बिहार की सीमा में घुसते थे तो आपकी गाड़ी बंद हो जाती थी, लिखा रहता है बिहार आपका स्वागत करता है। याद होगा आपको जब सड़कों के नाम पर पता नहीं क्या क्या उटपटांग बातें कही गई थी किसी हीरोइन को लेकर के। आज की तारीख में मैं जब बिहार गया हूं तो सिर्फ दो ही चीज नहीं, एक महिला के इज्जत घर से लेकर रसोई घर तक, और लड़कियों को मैंने साइकिल चलाते हुए बिहार में जब देखा, और बाकायदा शाम को देर रात तक वो साइकिल पे जा रही थी, वहां से लेकर के, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं पटना से आगे पुल से वो गुजरा हुआ हूँ कई बार, जितना हुआ है, जितना बदलाव हुआ है, ये जरूर है कि देखिए हमारी महत्वाकांक्षा होती है, जनता से पूछिएगा तो उसे चाहिए और चाहिए और चाहिए, लेकिन बुनियादी रूप में बिहार में बहुत बड़ा कायाकल्प हुआ है। कोई ऐसे ही नहीं है इतने सालों तक किसी के पक्ष में मत रहता है। निश्चित तौर पर बहुत बड़ा बदलाव वहां हुआ है। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का आप देख रहे हैं, जैसा कि मोदी जी ने खुद कहा था कि आप ये सोचिए कि गया से लेकर के आप इतनी सारी सुविधाएं हैं वहां पे, आपको वंदे भारत मिलेगी, आपको शताब्दी है, सारी चीजें हैं, जहां चाहे आप जा सकते हैं। तो चाहे वो ट्रेन हो, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे सड़क यात्रा हो, इसके अलावा भी हर तरह का जो जिस पुल का आप जिक्र कर रही हैं कि आप देखिए कि कितना उससे कितना फायदा हो जाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत हो रहा है। और सीधी एक बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, उसका फायदा आम आदमी को मिले, तभी होगा जब ये घुसपैठिए दूसरों का हक, हमारे भारतीयों का हक, हमारे नागरिकों का हक छीने नहीं। तो ये दोनों चीजें हैं, विकास भी, विरासत भी, सुरक्षा भी। विकास, विरासत और सुरक्षा के साथ एनडीए सरकार बिहार में आगे बढ़ रही है। 12,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन किया। अब से थोड़ी ही देर में सिमरिया पुल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और सिमरिया पुल महज पुल नहीं बल्कि कनेक्टिविटी के साथ बिहार को आर्थिक विकास की एक नई धारा के साथ जोड़ेगा। हम जानते हैं उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच की दूरी को पाटना, रामकृपाल जी, औद्योगिकरण, एक उद्योगों का बंद होना पिछले 40 साल में बिहार में एक बड़ी समस्या रही है और उसी को लेकर ये माना गया कि पिछली जो सरकारें रहीं, क्या उन सरकारों का एक उदासीनता रही है उद्योगों को फलता फूलता बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में, और उसका एक बड़ा असर पड़ा कि बिहार के लोगों को पलायन करना पड़ता था। कितनी तस्वीर वो बदली है और आने वाले समय में कितना जरूरी है बिहार जैसे राज्य के लिए? देखिए, बहुत जरूरी है। और हमेशा एक बात जान लीजिए, उद्योग वहीं जाएगा जहां दो चीजें होती हैं, एक तो बुनियादी ढांचा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी हो, रोड, रेट, एयर, तो ये जो चीजें होती हैं, एक तो ये होता है, दूसरा होता है कानून व्यवस्था। ये दो चीजें होती हैं। और मैं कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन अगर पहले की तुलना आप कीजिए तो उसमें बहुत हद तक विकास हुआ है। बिहार का ग्रोथ आप देख लीजिए, पहले की तुलना में कितना था और अब कितना हो रहा है। तो धीरे धीरे चीजें हो रही हैं। और जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, आप बिजली पानी की सुविधाएं बनाएंगे, सड़क, एयरपोर्ट, ये सब रहेंगे तो उद्योग आएंगे ही आएंगे। और एक चीज मैं बता दूं, मैंने वो दिन भी देखा है कि जब इसी नीतीश जी के पास पंजाब के मंत्री आए थे कि अरे ये क्या हो रहा है, हमारे यहाँ तो मजदूर आना बंद कर दिए हैं, एक ऐसा भी समय था। तो जाहिर सी बात है कि पलायन भी कुछ हद तक रुका है, बहुत हद तक रुका है। लोगों को रोजगार मिल रहे हैं स्थानीय। और शिक्षा के मामले में जैसा मैंने कहा कि विमेन एम्पावरमेंट, लड़कियों को साइकिल देने का जो काम नीतीश जी ने किया था, बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था ग्राउंड लेवल पर। तो
अब ये डबल इंजन की सरकार कहिए, मोदी जी भी हैं, उन्हीं की पार्टी की सरकार मतलब है, दोनों मिलकर चला रहे हैं, तो माहौल बदलेगा। लेकिन बहुत सारी समस्याएं अभी यही है कि जो शक्तियां कहती थी कि हम सामाजिक न्याय की शक्तियां हैं, और तमाम सामाजिक न्याय की शक्तियों ने सबसे अधिक कर्पूरी ठाकुर से लेकर के लालू यादव तक और नीतीश उसके बाद आए, यही लोग रहे हैं। तो जो भी वहां पे जैसे आप कहते हैं घुसपैठियों की समस्याएं जैसे आई हैं, अब जिस तरह की राजनीति होती रही है, असम में क्या होता था, घुसपैठिए जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट में बसाए गए, त्रिपुरा में, मणिपुर में, वो तो राजीव गांधी जी के जमाने में उन्होंने स्वीकार किया कि आए हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि उनको वोट बैंक के नाते कुछ पार्टियां को उनका आधार कार्ड सब ये सुनिश्चित करती थी। और आज की तारीख में तो यह है कि विकास भी हो, कानून व्यवस्था ठीक रहे, और गलत हाथों में हमारा जो पैसा है वो न जाने पाए। रामकृपाल जी, इस समय हम स्क्रीन पे अपने दृश्य दिखा रहे हैं सिमरिया पुल के, किस तरह से ये कनेक्टिविटी को भी बेहतर कर रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मगध का ये पहला दौरा है। मगध बेहद अहम भारतीय जनता पार्टी के लिए, यहाँ तकरीबन 5 जिले हैं, 26 सीटें हैं, और 2020 में जेडीयू का खाता नहीं खुला था इस इलाके में। वहीं एनडीए गठबंधन को मात्र 6 सीटें मिली थी। तो कितना अहम हो जाता है मगध का ये क्षेत्र एनडीए के लिए? निश्चित रूप से बहुत ही अहम है। और देखिए, मगध का अपना एक इतिहास, सांस्कृतिक चेतना का केंद्र रहा है, और बहुत होता है, बहुत महत्व है इसका। और देखिए, मैं कह रहा हूं कि कोशिश की जाती है किसी सर्टेन बेल्ट में कुछ होता है, तो जब विकास होता है और लोग पिछले 15 सालों से अगर आप देख रही हैं, 14 सालों से करीब करीब, तो ये जो 11 साल हो गए कम से कम, अब एंटी इनकम्बेंसी का वो दौर अब रहा नहीं है। अगर कोई काम करने वाला दिखता है तो आज की तारीख में प्रो इनकम्बेंसी भी है। बहुत सारे सर्टेन पॉकेट्स में, जैसा आपने पिछले दिनों देखा, हरियाणा में कोई सोच नहीं सकता था, बिहार में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में। तो ऐसा है, जनता ये देखती, जनता के सामने क्या है कि भविष्य, एक तो जो निगेटिव कोई बात न करे, कोई पॉजिटिव नैरेटिव दे। आप कोई ऐसी फिल्म नहीं देखने जाएंगे जिसमें हीरो मर जाता हो, लेकिन ऐसी फिल्म जरूर देखने जाएंगे जिसमें विलन मरता है। देखिए, जनता जो है एक आशावादी नारों के साथ खड़ी होती है, और जो आदमी काम करता हुआ दिखाई पड़े और एक बड़ा नैरेटिव दे विकसित भारत 2047 तक, तो सवाल यह है कि मैं नहीं कहता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन उस तरह की जैसा है कि विकास, और मैंने कहा विरासत प्लस सुरक्षा, इसके साथ मोदी जी चल रहे हैं। सफलता किसको मिलती है किसको नहीं मिलती है तो वक्त बताएगा। जी, सफलता किसको मिलती है नहीं मिलती है तो भविष्य बताएगा। लेकिन रामकृपाल जी, जो तमाम तर्क आपने दिए हैं, हम मानते हैं कि इन्हीं तर्कों पर तमाम राज्यों में विकास होता है, चुनाव होता है, जनता अपनी सुविधा के लिए विकास को चुनती है, अपनी सहूलियत के लिए, अपनी सुविधाजनक ईज ऑफ लिविंग के लिए उन सरकारों को चुनती है। लेकिन बिहार की धरती तक पहुंचते पहुंचते बहुत से तर्क बड़े तर्कहीन भी हो जाते हैं, क्योंकि हम अगर पिछले चुनावों को भी देखें तो विकास की इस यात्रा के साथ जोड़ते हुए 2015 का चुनाव, 2020 का चुनाव अगर हम देखें तो आखिर क्या वजह है कि इन सारे तर्कों पर बिहार जैसे राज्य में, बिहार की धरती जो राजनीतिक रूप से बड़ी परिपक्व है, वहां का हर आदमी शायद राजनीति से किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है, तब भी ये सारे तर्क वहां बड़े बेमाने से हो जाते हैं? क्या जातिगत राजनीति हावी होती है इन तमाम मसलों पर, इन तर्कों पर? निश्चित रूप से देखिए, 2 चीज होती है। एक बात कही जाती है कि जहां बहुत ज्यादा सवाल पूछने वाले नहीं होते वहां संगठन मजबूत होता है, और जहां ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, आपस में लड़ते हैं, ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, वहां संगठन नहीं बनता। एक प्राइमरी चीज है। बिहार में 2 तरह की चीजें रही। बिहार में निश्चित तौर पर अगर आप देखिए, बीजेपी आज सत्ता में जरूर है, लेकिन अगर आप देखें तो बीजेपी की अपनी सरकार अपने बूते बिहार में कभी नहीं रही। यहाँ वही ताकतें थी जो सामाजिक परिवर्तन की बात करती थी, और बिहार की जनता ने भरोसा किया। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से जो उपजा बिहार लोकतंत्र, तो लगा कि बिल्कुल सब कुछ बदल जाएगा।
लेकिन कल्पना कीजिए कि उस आंदोलन से जो निकले हुए थे, उसी आंदोलन से लालू भी निकले, उसी से नीतीश भी निकले, रामविलास भी निकले, तमाम समाजवादी पार्टी के तमाम लोग निकले। अंत में क्या हुआ, अब मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि अदालत के क्या फैसले आया और क्या हुआ। तो जनता कई बार क्या होता है, ठगी सी रहती है, और वो निर्णय करने में क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, परसेप्शन इज मोर, जिसको कहते हैं, ये परसेप्शन ज्यादा मजबूत चीज होती है बनस्पत सच्चाई के। तो कई बार अवधारणा जो होती है ना, वो एक जैसे अवधारणा बन गई। बिहार में जातिवाद है, लेकिन आप देखिए कि नीतीश कुमार का जितना एक लंबा उनका रहा है, कहीं न कहीं काम करने वाले के साथ जनता खड़ी होती है। तो अपने समीकरण होते हैं हर राज्य के, कहीं जातिवाद भी है, कहीं कुछ भी है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि सिर्फ जाति के नाम पर कभी इस हिंदुस्तान में 57 से लेकर के आज तक के फैसले नहीं हुए हैं। न 77 के हुए, न 84 के हुए, न कभी भी नहीं, न इधर के हुए 2014 के। हमेशा एक पॉजिटिव नैरेटिव जो आगे लेकर के चले। और दूसरी बात, जो लीडरशिप है उसकी चादर, उसकी कमीज कितनी सफेद है, कितनी बेदाग है, ये भी बहुत मायने रखता है। जो बात आप कह रहे हैं रामकृपाल जी, क्या उसी का फर्क 2015 से 2020 में दिखाई देता है चुनावी नतीजों में? अगर हम नतीजों की बात करें, आपने जिक्र करा कि बिहार में आज तक भारतीय जनता पार्टी की अपने बल पर अपने अकेले चुनाव लड़ने में सीटें नहीं आई हैं, जीता नहीं है। ऐसे में 2015 की जब हम बात करते हैं तो भाजपा उम्मीदवारों की 15 में जीत की दर 33% थी, जो 2020 के चुनाव में ये बेहतर होकर 67% हो गई थी। वहीं अगर हम आरजेडी की बात करें तो स्ट्राइक रेट 79% था 2015 में, लेकिन ये गिर के 52% हो गया 2020 तक आते आते। जो बात आप कह रहे हैं कि अगर भले ही राज्य में अगर बहुमत से कोई जीत ना भी हुई हो, तो मोदी सरकार को पूरे देश में देखा जा रहा है, विकास का जो उनका पूरा खाका है उसे, क्या ये उसका परिवर्तन आप मानते हैं? निश्चित रूप से। देखिए, मैं क्या कह रहा हूं कि बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। बहुत सारे जो पहले क्षेत्रीय मुद्दे थे, अब उनका क्या हो गया है कि उनका सॉल्यूशन राष्ट्रीय स्तर पर संभव है, वो कोई क्षेत्रीय स्तर पर तक नहीं रह गया है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जिनके बारे में वो लॉन्ग टर्म में, आज की तारीख में केंद्र और राज्य, अब आप देखिए ना, जो भी है, जैसे मैंने कहा कि इज्जत घर से लेकर के रसोई घर, अब इसमें क्या देखेंगे आप? जाहिर सी बात है कि मोदी जी को आप हटा नहीं सकते, किचन से नहीं हटा सकते, कहीं नहीं हटा सकते। और साथ में अगर नीतीश कुमार की एक इमेज है, चाहे कुछ भी आप कर लीजिए, उनकी आलोचना कर लीजिए, सब कुछ, लेकिन उनकी भी कमीज बेदाग है, जैसे मोदी जी की कमीज बेदाग है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो लीडरशिप है, अगर उससे कुछ गलती भी हो जाती है तो जनता ये जानती है कि ये गलती जानबूझकर नहीं की है, ये आदमी कभी भी हमारे अहित की बात नहीं सोचेगा। गलती हो सकती है, तो अगर उतना परफॉर्मेंस नहीं भी हो पाया, लेकिन लगता है कि ये अपने लिए नहीं कर रहा है, ये हमारे लिए लड़ रहा है, तो जनता आप पर भरोसा रखेगी और आपका साथ देगी, साथ नहीं छोड़ेगी। ऐसे में रामकृपाल जी, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जो वोट बचाओ वोट को लेकर जो तमाम यात्रा हो रही है, इस बीच में प्रधानमंत्री का ये दौरा, जहां एक तरफ एनडीए सरकार अपने विकास के रोड मैप को जनता के बीच में रख रही है, तो इस मंच से प्रधानमंत्री ने उन तमाम राजनीतिक हमलों के भी जवाब दिए। और सिर्फ जवाब तक सीमित नहीं, बल्कि एक तरह से दिखता यह है कि जब दो बड़ी बातों की उन्होंने बात की, वो चाहे डेमोग्राफी मिशन की बात हो या फिर भ्रष्टाचार को लेकर नए कानून के लाने की जो बात की है, क्या आपको लगता है कि उन्होंने आज एजेंडा सेट कर दिया है, पॉलिटिकल एजेंडा और डेवलपमेंट एजेंडा दोनों ही चुनाव के लिए? ऋतु जी, मैं तो कहूंगा कि विपक्ष जो दो चीजों के सहारे दो हथियार बना करके लड़ रहा था, एक तो एसआईआर का कि सबको नाम वोट चोरी, और दूसरा ये जो था कि जेल से रह करके सरकार चला सकते हैं अधिकार, ये दोनों ही उनके मुद्दे को मोदी ने आज पहली बार बढ़ करके छीन लिया और कहा कि चलो इसी पर।
कल को एक तरह से देश में रेफरेंडम होगा कि क्या आप चाहते हैं कि आपका चुना हुआ प्रतिनिधि भले जेल चला जाए लेकिन इस्तीफा न दे, और दूसरा ये कि क्या आप चाहते हैं कि घुसपैठियों को हटाया न जाए, चाहे वोटर लिस्ट हो, चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे आपका ये मनरेगा हो, सब जगह से हटाया जाता है। इसी बिहार में 40 लाख लोग कम से कम ये मनरेगा से हटाए गए हैं, तब कोई आंदोलन नहीं हुआ। 40 लाख फर्जी थे जो थे वो आपके इसमें राशन